हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। तो चलिए आज की ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास हम शुरू करते हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ सीटेट की जो ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, जो कि आपका 28 दिसंबर से लेकर अभी आपका 13 जनवरी के बीच में हुई है। इसमें आपका साइंस में जो पेपर 2 में हमें कंटेंट पूछा जाता है, उसमें कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वे सभी टॉपिक का मैं आप लोगों के सामने एक मैराथन लेके आई हूँ, ताकि आप लोगों की आने वाली शिफ्ट की परीक्षा आपकी अच्छी हो सके। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि अगर आपके पास पेपर 2 में साइंस है तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना, और बहुत ज़्यादा कंटेंट है। तो एटलीस्ट आप वो टॉपिक तो करके जाइए जिससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, चाहे वो लाइट चैप्टर हो गया, चाहे वो फूड का चैप्टर हो गया, चाहे वो कोई न्यूमेरिकल का एरिया हो गया, वे सभी मैं आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी, सीटेट प्रिपरेशन इन 10 डेज जिससे आप अपना बेस बना सकते हैं, और सीटेट मैराथन 2023 जिसके अंदर सारी मैराथन सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने एक साथ इंक्लूड की गई है, ताकि आपको इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। आई होप ये दोनों प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मदद करेगी। अब चलिए आज की इंपॉर्टेंट क्लास हम शुरू करते हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब चलिए आपके सामने अब स्लाइड दिखेगी जिसमें हम यहाँ पे कंटेंट को डिस्कस करेंगे। अब चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट क्लास हम शुरू करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खास करके पेपर 2 में आपके पास साइंस सब्जेक्ट है, तो देखिए एक क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा रहा है वो ह्यूमन डिजीज से पूछा जा रहा है। तो देखिए ये टॉपिक आपको क्लास 8th की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर मिल जाएगा। चैप्टर 2 के अंदर आपका ये टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग या फिर डायरेक्ट आपका बन जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो टेबल है इसके अंदर अलग अलग डिजीजेस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है, जिसके अंदर हमारे सामने सबसे पहले ये 4 आपके डिजीज़ है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इसके अलावा मिसल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया। अब इनके बारे में क्या बता रखा है, अब देखिए इनके बारे में आपका जानना क्या क्या है कि ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये आपका फैलती है। तो देखिए ट्यूबरक्लोसिस जो है आपका बैक्टीरियल आपका माना जाता है। इसके अलावा मिसल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो जो है ये आपके वायरल डिजीज़ है। तो देखिए डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ है, कौन सा वायरल डिजीज़ है, तो आपको ये याद करना है। इसके अलावा इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरीके से फैलता है। तो देखिए ये चारों जो हैं ये आपका सबसे पहले तो एयर से आपका ट्रांसफ़र होती है। इसके अलावा देखिए इसके अलावा चिकन पॉक्स की अगर हम बात करें तो एक कांटेक्ट से भी आपका फैल सकती है, और पोलियो की अगर हम बात करें तो पोलियो वाटर से भी ये ट्रांसफ़र होता है। तो आपको ये चीज़ें याद करनी है कि ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और इसके लिए क्या आप प्रिवेंशन मेजर कर सकते हैं, वो भी जनरल तरीके से। तो देखिए यहाँ पे बोला जाता है कि ऐसे कोई व्यक्ति जिनको ट्यूबरक्लोसिस, मिसल्स या यहाँ पे चिकन पॉक्स या पोलियो हो जाए, उनको आप कंप्लीट आइसोलेशन में यहाँ पे रखना है, और कंप्लीट आइसोलेशन के साथ साथ वैक्सीनेशन जो है एक सूटेबल एज में यहाँ पे होना चाहिए। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कुछ और डिजीज़ यहाँ पे हमें दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉलेरा और टाइफाइड। अब देखिए ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों आपके बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनका क्या है, वाटर है, और साथ ही साथ कॉलरा का क्या है, ये आपका फूड भी है। अब देखिए इसके लिए क्या है, क्योंकि वाटर से ये ट्रांसफ़र होते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा आपका ध्यान देना है। इसके अलावा यहाँ पे ये बोल रखा है कि जो हम फूड खाएं वो प्रॉपर आपका कुक्ड हो, और पानी जो हो बॉइल्ड हो, और वैक्सीनेशन इसका यहाँ पे हमें एक तरीके से प्रिवेंशन मेजर हमें बता रखा है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं, हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं, तो ये एक वायरल डिजीज़ है, और ये पानी से ट्रांसफ़र होता है। इसके लिए बॉयल वाटर और वैक्सीनेशन यहाँ पे प्रिवेंशन मेजर दिया गया है। अब हम बात करते हैं जैसे कि मस्कीटो से। तो देखिए मस्कीटो जो है ये आपका प्रोटोजोआ से आपका स्प्रेड होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यहाँ पे मस्कीटो है। साथ ही साथ यहाँ पे बोल रखा है कि इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आप मस्कीटो नेट आप लगा सकते हैं, साथ ही साथ
कुछ आप इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे कर सकते हैं जिससे आप इनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल कर सको। साथ ही साथ जहाँ पर पानी आपका जमा होता है वहाँ पे आप क्या करिए, थोड़ा ऑयल, आप केरोसिन ऑयल वगैरह डाल सकते हैं जिससे यहाँ पे मस्किटो की ब्रीडिंग को हम यहाँ पे रोक सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर आपके कुछ आपके डिजीजेस हमें दे रखे थे जो कि एनसीईआरटी में, जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं। अब चलिए कुछ और टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि आपके पेपर में यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अब हम लोगों से एक क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, जो दूसरा टॉपिक ये हमारा इम्पोर्टेंट है, वो हमारे फोर्सेस के टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आपको पता है जो फोर्सेस होते हैं वे दो तरीके के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। और जैसे कि हमें इनके नाम से ही पता है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, जिनमें हम पर्सनल टच में होते हैं, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको हम बिना टच करे आपका किसी में फोर्स एक्सर्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स के क्या एग्जाम्पल हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के क्या एग्जाम्पल हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका फ्रिक्शनल फोर्स आएगा जो कि आपके मोशन को ये आपका अपोज करता है। साथ ही साथ आपका स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा। स्प्रिंग में आप जब स्प्रिंग में हम फोर्स लगाते हैं तो उसको हम जब तक दबाते नहीं हैं तब तक आपका वो जो स्प्रिंग है वो आपका उछल के बाहर नहीं आता, तो ये भी आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके अलावा अगला है मस्कुलर फोर्स, जिसमें आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ जो है वो लगती है। और जैसे कि मैंने कहा इस टॉपिक से आपका इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स है और कौन सा आपका कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले आ जाता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए चुंबक जो है, एक मैग्नेट किसी भी आयरन आर्टिकल को बिना टच करे भी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। इसके अलावा अगला है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से भी जानते हैं। ग्रेविटी हमें यहाँ पे अर्थ में नीचे की तरफ खींचे हुए है, जिसकी वजह से हर चीज़ जो हम ऊपर भी फेंकते हैं वो चीज़ नीचे की तरफ आती है। अब ये हमारे टच में नहीं है पर ये फोर्स हमारी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है। साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल क्या है कि अगर आप एक स्केल लेते हैं, स्केल को अपने बालों में रब करते हैं और उसके बाद छोटे छोटे पेपर पीस अगर आप उसे क्या करें, यहाँ पे उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो वो एक से अट्रैक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बैलून में भी आपका देखने को मिलता है, बैलून का एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दे रखा है। और आपके पेपर में जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था वो ग्रेविटेशनल फोर्स का पूछा गया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल आ जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम लोगों से जो तीसरा टॉपिक पूछा जा रहा है वो लाइट चैप्टर का पूछा जा रहा है। और लाइट में जो सबसे ज़्यादा आपका पूछा जा रहा है वो या तो प्लेन मिरर का पूछ रहे हैं, या तो आपका कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का पूछ रहे हैं, या फिर लेंसेज का पूछ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले प्लेन मिरर को हम डिटेल में ज़रा डिस्कस करते हैं, फिर हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे आएंगे, उसके बाद हम लेंस को भी कवर करेंगे। अब देखिए अगर हम प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन को डिटेल में डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पे ये मेरा ये जो बीचों बीच में रखा हुआ है ये आपका क्या है, ये आपका प्लेन मिरर है जो कि एक साइड से यहाँ पे पॉलिश होता है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। इसको एक बार अच्छे से और बना लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो ये हो गई मेरी प्लेन मिरर। अब इसके सामने अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट क्या है, ए बी है, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले तो एक स्ट्रेट रे आपका जाती है जो कि आपका उसी डायरेक्शन में आपका रिवर्स हो जाती है, और साथ ही साथ इसी ऑब्जेक्ट की टिप से आपकी एक रे जाती है जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, यानी कि आपका एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है और इस तरीके से निकल जाती है। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये पहली रे है आपका, ये दूसरी रे है जो आपका इस तरफ जा रही है, क्या ये दोनों रेज मीट कर सकती हैं? तो आप कहेंगे कि ये तो आपका सीधे निकल रही है और ये आपका इस तरफ जा रही है। तो आपका ये आंसर होगा कि रेज आपका तब मीट करते हैं जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं। तो यहाँ पे इमेज कैसे फॉर्म होगा, तो हम क्या करेंगे, इस वाली रे को हम डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएंगे और ये वाली रे भी आपकी डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ बढ़ेगी। तो देखिए यहाँ पे आपका इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, ये दोनों मीट करेंगी, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे जो आपका ए डैश बी डैश लिखा हुआ है। अब देखिए इससे आपको कुछ चीज़ें पता चलती हैं।
जैसे कि सबसे पहले तो इमेज जो है वो आपका मिरर के पीछे बनता है प्लेन मिरर में। साथ ही साथ इमेज का अगर हम साइज़ की बात करें तो सेम साइज़ का बनता है जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस भी यहाँ पे बराबर रहता है। पर हाँ, अगर आपने प्लेन मिरर में खुद को देखा होगा तो आपने एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर नोटिस की होगी कि जो आपका राइट हैंड होता है वो लेफ़्ट साइड दिखता है और जो लेफ़्ट हैंड होता है वो राइट साइड दिखता है। तो देखिए ये आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्लेन मिरर के कुछ कैरेक्टर मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहला है आपका ये वर्चुअल इमेज बनाते हैं। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज बनाता है। इसके अलावा जो इमेज होती है वो इरेक्ट बनती है, यानी कि जैसे ऑब्जेक्ट को रखा गया है वैसे आपका इमेज बनेगी, यानी कि सीधी इमेज बनती है आपकी। इसके अलावा साइज़ की अगर हम बात करें, साइज़ ऑफ इमेज साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। इमेज जो फॉर्म होती है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है, जैसे कि अभी मैंने बना के दिखाया। इसके अलावा इमेज कैसे होती है? लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड को समझने के लिए यहाँ पर आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति अपना यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लेन मिरर में खुद को देख रहा है। तो यहाँ पे देखिए उसका जो आपका राइट हैंड है वो कहाँ दिखेगा? वो आपका लेफ्ट हैंड के इमेज में आपको दिखेगा, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड की साइड और राइट हैंड लेफ्ट हैंड के साइड। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे प्लेन मिरर का टॉपिक डिस्कस किया। तो देखिए प्लेन मिरर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ। तो देखिए आप लोगों के पेपर में तो आ रहे हैं क्वेश्चंस, बट जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो हमें पता नहीं है। तो आप लोग एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चंस कर लीजिए ताकि आपको ये मदद मिले। अब देखिए मंजुला जो है वो अपनी इमेज को प्लेन मिरर में देख रही है और प्लेन मिरर मैं यहाँ पे एक बना लेती हूँ। ये थोड़ा स्ट्रेट बनाते हैं प्लेन मिरर को, ठीक है जी। और मंजुला जो खड़ी है वो यहाँ पे खड़ी है। अभी मंजुला जो है वो 5 मीटर की दूरी पे खड़ी है, तो इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के 5 मीटर पीछे। सिंपल सी बात है। और अब आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? आगे ये बोल रहे हैं कि अगर मंजुला 1 मीटर आगे बढ़ती है मिरर की तरफ, तो देखिए अब मिरर और उसकी दूरी कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 4 मीटर। और जब वो मिरर की तरफ बढ़ेगी तो इमेज भी आपका पहले खिसकेगी, यानी कि ये यहाँ पे 4 मीटर हो जाएगा। अब सवाल ये है कि मंजुला जहाँ पे खड़ी है, यानी कि मंजुला ये रही जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, और मंजुला की जो अब इमेज बन रही है वो ये रही। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? तो दोनों को आप जोड़ दीजिए। 4 + 4 कितना हो जाएगा? 4 + 4 हो जाएगा 8 मीटर। तो देखिए इस तरीके का कॉन्सेप्ट और अप्रोच लगा के आप प्लेन मिरर के क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश कीजिएगा। अब चलिए ज़रा आपका जो स्फेरिकल मिरर है, यानी कि जो आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें। सबसे पहले देखिए हम कॉनकेव मिरर की यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए कॉनकेव मिरर आपका कुछ इस तरीके का आपका एक मिरर होता है जिसमें बाहर का साइड आपका पॉलिश होता है और अंदर से रेज आपकी रिफ्लेक्ट होती है। अगर कोई भी रे आपकी आती है इस तरीके से, यहाँ पे आपका एफ होता है और यहाँ पे आपका एफ होता है और यहाँ पे आपका सी होता है। सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपका होता क्या है कि ये रे इस तरीके से आपका मीट करती हैं, यानी कि ये जो कॉनकेव मिरर है ये क्या कहलाता है? ये आपका कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। तो आपके पेपर में पूछा भी जा सकता है कि कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है? क्यों? क्योंकि ये दूर से आने वाली रेस को एक जगह पे इकट्ठा मिला देता है। तो ये आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है। इसके अलावा ये जो आपका दूसरा आपका मिरर है, ये आपका क्या है? ये कॉन्वेक्स मिरर है, जो कि देखने में कुछ इस तरीके से होता है, जिसके अंदर की साइड आपकी पॉलिश होती है और रेज़ इस तरीके से दूर आपका निकल जाती है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? इसको आपका यहाँ पे नाम दिया जाता है डाइवर्जिंग मिरर। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है कि कॉनकेव मिरर किस तरीके की इमेज बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके की इमेज बनाते हैं। तो कॉनकेव मिरर आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती हैं। और साथ ही साथ जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट पास आएगा, ये लास्ट केस में आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी बनाती हैं। ये लिख लीजिएगा कहीं पे कि जो कॉनकेव मिरर है दोनों तरीके की इमेज बनाती हैं। जब ऑब्जेक्ट दूर होगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा?
दूर होगा तो ये रियल इमेज बनाएंगी, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे पास होगा तब ये आपका वर्चुअल इमेज बनाती हैं। अब अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाती हैं। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट की दूरी से कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता। अब चलते हैं हम यहाँ पे लेंस की कहानी समझने। तो देखिए, लेंस की अगर मैं बात करूँ तो लेंस भी दो तरीके के हैं, एक कॉनकेव लेंस होता है और एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। आप देख सकते हैं ये कैसा है। अब आपको देख के क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या करता है, ये इमेज को आपका पास लेके आ रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। जबकि कॉनकेव लेंस जो है वो क्या कर रहा है, रेस को दूर निकाल दे रहा है, और इसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होते जा रही होंगी। इसके अलावा देखिए, एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे क्रॉप से पूछा जा रहा है, यानी कि क्रॉप कितने तरीके की होती है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। क्रॉप वैसे तो मेनली आपकी दो तरीके की होती है, राबी और खारीफ और राबी। इसके अलावा यहाँ पे ज़ैद जो है ये भी आपका एक टाइप माना जाता है। तो ज़रा इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये जो खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप जो है ये आपका स्टार्ट होती है रेनी सीज़न में। कब स्टार्ट होती है, रेनी सीज़न में। और ये आपका ज़्यादातर अप्रैल और मई के बीच में आपका ये स्टार्ट होती है। और खरीफ क्रॉप को हम मॉनसून क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो राबी क्रॉप है ये आपका क्या है, ये आपका मॉनसून के एंड में और विंटर की बिगिनिंग में शुरू होता है, मतलब जब सर्दियां शुरू होती है, जैसे कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और जो राबी क्रॉप है इसे हम विंटर क्रॉप या फिर स्प्रिंग क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। और इन दोनों के बीच में जो एक शॉर्ट पीरियड होता है समर के कुछ महीने में, तो यहाँ पे हम ज़री क्रॉप सीजन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो राबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका ये बन रहा है प्लांट से, कि प्लांट के हम कौन कौन से पार्ट को हम खाते हैं। तो देखिए, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि किस किस प्लांट के रूट को हम खाते हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग में आ रहा है। जैसे कि रूट के फॉर्म में किसको खाते हैं हम, कैरेट को, जिसको हम गाजर बोलते हैं। अगला रेडिश, इसके अलावा बीट रूट जिसे हम चुकंदर भी बोलते हैं। अगला है स्वीट पोटैटो, अगला है टुर्निप। तो देखिए, ये आपके प्लांट का क्या है, रूट है, जड़ है, जिसको खाया जाता है। इसके अलावा अगले अगर हम देखें स्टेम की बात करें, तो स्टेम हम किस किस का खाते हैं, अनियन का, पोटैटो का, जिंजर का, गार्लिक और यहाँ पे टर्मरिक का। इसके अलावा अगर आज की वीडियो में तुम्हें कुछ टॉपिक ना मिले तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपका डिस्क्रिप्शन में दो प्लेलिस्ट डाली है, सीटैट प्रिपरेशन इन 10 डेज, इससे तो आप अपना बेस बना सकते हैं। और एक मैराथन प्लेलिस्ट डाली है, उसमें साइंस के 3 से 4 वीडियो मिल जाएंगे आपको, काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग। तो आपको उससे भी मदद मिल जाएगी। साइंस पैडागोजी भी है, कंटेंट भी है। ये वीडियो तो इसलिए ताकि आपके जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं उससे आप यहाँ पे अपडेटेड रहो। इसके अलावा लीफ किसका खाते हैं, लीफ खाते हैं हम स्पिनिच का, इसके अलावा यानी कि पालक का। इसके अलावा यहाँ पे कैबेज का, मस्टर्ड प्लांट का, इनका हम क्या खाते हैं, इनका हम पत्तियाँ खाते हैं। और फ्लावर किसका खाते हैं, बनाना प्लांट का, पम्पकिन प्लांट का, सनफ्लावर का और जैस्मीन का। तो देखिए, ये मैच द फॉलोइंग के लिए आपको आना चाहिए। साथ ही साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है हमें ट्रांसपिरेशन रेट का। अब देखिए, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी से इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, वैसे ही प्लांट से ट्रांसपिरेशन होता है। प्लांट क्या करता है, अपने रूट की मदद से पानी को एब्जॉर्ब करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद होता है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर लॉस होता है। और वाटर जो लॉस होता है कहाँ से लॉस होता है, स्टोमेटा से, जो कि लीफ में छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिनमें से पानी निकलता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जो कि यहाँ पर प्लांट में वाटर बैलेंस को भी कंट्रोल करने का काम करता है। और साथ ही साथ जड़
जो है वो पानी को इसी वजह से खींच पा रहे हैं क्योंकि ऊपर से पानी जो है वो लॉस हो रहा है। अगर ऊपर से पानी निकलता ही नहीं तो जड़ जो है वो पानी को नहीं खींच पाते। साथ ही साथ जो वाटर ट्रांसफ़र होता है वो किसकी मदद से होता है? जाइलम की मदद से होता है प्लांट में, और फ्लोएम की मदद से जो है वो फूड आपका ट्रांसफ़र होता है किसमें? आपका प्लांट में। फ़ोइलम की वजह से क्या? यहाँ पे फूड, और जाइलम की वजह से क्या? यहाँ पे वाटर। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसके अलावा अगला यहाँ पे प्रोसेस है क्या? फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस क्या है? ये प्लांट में फूड बनाने का प्रोसेस होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए फूड बनाने का ये जो प्रोसेस है इसमें क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? सबसे पहले जो हम CO2 रिलीज़ करते हैं, साथ ही साथ जो यहाँ रूट से पानी एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो क्लोरोफिल की मदद से, ग्रीन पार्ट में जो क्लोरोफिल होता है इसकी मदद से जो सनलाइट एब्जॉर्ब किया जाता है, सॉरी, ये आपका यूज़ होता है। और इससे बनता क्या है? इससे आपका एक तो बनता है ऑक्सीजन जो कि हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं, एक बनता है यहाँ पे शुगर, यानी कि इनका जो आपका ग्लूकोज का फॉर्म होता है C6H12O6, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे और आपका रिलीज होते हैं थोड़े अमाउंट में। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अलग-अलग सब्सटेंस को आप सेपरेट करने के लिए कौन-कौन से मेथड का यूज़ करते हैं? इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि हैंड पिकिंग मेथड, सबसे आसान, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला मेथड। अगर आपके चावल में, अगर आपकी जो दाल होती है उसमें कुछ कंकड़ वगैरह होता है तो हम हाथ से इस तरीके से सेपरेट करते हैं, हाथ से उन कंकड़ों को अलग करते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम हैंड पिकिंग मेथड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा है सीविंग। अब देखिए ये हर किसी ने घर में किया होगा। इसमें क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें जिसको भी सेपरेट करना होता है उसको रखते हैं, जैसे छन्नी, और इसमें जो आपका फाइन पार्टिकल होता है, जो सही वाला पार्टिकल होता है वो आपका निकल जाता है, और जो पत्थर कंकड़ वगैरह होते हैं वो उसी में रह जाते हैं। तो इस तरीके से आपका सेपरेट किया जाता है यहाँ पे आटे को छानने के लिए, और साथ ही साथ रेत में से कंकड़ बालू इन सब को निकालने के लिए भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है सीविंग प्रोसेस को। इसके अलावा अगर हम विनोइंग की बात करें तो देखिए गाँव में जब धान को कटाई के बाद साफ करने की बारी आती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पर एक जो लेडी है या फिर जो भी इंसान इसे साफ कर रहा है वो थोड़ी ऊंचाई में खड़े हो जाते हैं। नीचे क्या किया जाता है, नीचे आराम से अच्छे से एक मैट बिछाया जाता है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, जो आपके धान है जिसको साफ करनी है उसको हाथ से हिलाया जाता है। हवा की डायरेक्शन जहाँ होती है वहाँ की तरफ से किया जाता है विनोइंग। और क्या होता है कि हवा से जो पतले-पतले यहाँ धान के साथ-साथ यहाँ पे कुछ आपके कण होंगे, वो हस्क आपका निकल जाता है, वो उड़ जाता है, और ग्रेन जो होता है वो नीचे आपका सेटल डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या किया जाता है, इस तरीके से विनोइंग किया जाता है। साथ ही साथ थ्रेसिंग किस तरीके से किया जाता है, थ्रेसिंग एक बड़े भारी पत्थर के ऊपर इसे कूटा जाता है, और कूटने के बाद आपका ये जो आपका धान है वो साफ और सही हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ मेथड्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ एक मेथड और है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन यहाँ पे क्या है, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हर चीज़ पानी में घुले ये ज़रूरी नहीं है, जैसे कि मिट्टी हो गई। अब देखिए मिट्टी को अगर आप घोल भी दो, मडी वाटर बना भी दो, तो कुछ टाइम बाद अगर आप इसे बिना हिलाए छोड़ देते हो तो वो मिट्टी कहाँ चले जाती है? नीचे। पानी कहाँ रह जाता है? ऊपर। तो ये जो आपका तैयार होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम सेडिमेंट बोलते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोला जाता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगला प्रोसेस है फ़िल्ट्रेशन। अब देखिए फ़िल्ट्रेशन में आपका क्या किया जाता है, चीज़ों को फ़िल्टर किया जाता है, जैसे कि आप चाय को फ़िल्टर करते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जो आपका मडी वाटर है, या फिर जैसे कि चाय में आपकी चाय पत्ती हो गई उसको छानना है, तो आप क्या करोगे, छन्नी को लोगे और चाय पत्ती ऊपर रह जाएगी और चाय नीचे चले जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये सेपरेट किया जाता है। आई होप ये सेपरेशन टेक्निक्स भी आपको क्लियर हुई होंगी।
अब देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे इंडिकेटर से रिलेटेड भी आ रहा है। अब देखिए इंडिकेटर जो होते हैं वो 3 होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका न्यूट्रल इंडिकेटर, एक होता है एसिडिक और एक होता है आपका बेसिक। ये मैं नेचुरल इंडिकेटर की बात कर रही हूँ। और सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं और ऑलफैक्टरी इंडिकेटर भी होते हैं। तो इनको भी हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए न्यूट्रल इंडिकेटर जैसे कि लिटमस पेपर की अगर मैं बात करूँ, तो न्यूट्रल आपका कलर चेंज नहीं करते हैं, मतलब रेड को रेड में ही रहने देंगे, ब्लू को ब्लू में ही रहने देंगे। जबकि जो आपका एसिडिक आपका जो लिटमस पेपर होता है, ये आपका क्या करेगा, ये आपका रेड लिटमस को तो रेड रहने देगा, पर ब्लू लिटमस को क्या करेगा, ये आपका रेड कर देगा। जबकि बेसिक आपका क्या होता है कि आपका रेड को ब्लू कर देगा और ब्लू को ब्लू रहने देगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि अलग-अलग इंडिकेटर क्या-क्या कलर चेंज करते हैं, ये पेपर में पूछा जा रहा है। और मैच द फॉलोइंग में ज़रूरी नहीं कि आपको हर इंडिकेटर का पता हो। आपको 2 से 3 इंडिकेटर का भी अगर पता है, तो आप ईज़िली इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएँगे। जैसे कि फिनोप्थलीन जो है आपका क्या है, इसका अगर पीएच न्यूट्रल रहे, अगर किसी सब्सटेंस का पीएच न्यूट्रल होता है, तो मतलब क्या है कि उसका पीएच कितना है, उसका वो 7 है। यानी कि ना वो एसिडिक है, ना वो बेसिक है। तो आपका फिनोप्थलीन जो है, आपका कलरलेस रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। पर अगर सब्सटेंस का पीएच जो है, वो आपका एसिडिक है, यानी कि पीएच जो है, वो 7 से कम होता है, तो सब्सटेंस आपका एसिडिक कहलाता है। तो ऐसे केस में फिनोप्थलीन फिर से आपका सेम ही रहेगा। पर अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 7 से ज़्यादा है, यानी कि 7 और 14 के बीच में है, तो वो बेसिक कहलाता है। बेसिक सब्सटेंस में फिनोप्थलीन का जो कलर है वो पिंक हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये आपको याद रखना है अपने पेपर के लिए। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, तो देखिए अगला आपका है मिथाइल ऑरेंज। ये दोनों क्या है, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज जो हैं, ये दोनों के दोनों आपका क्या है, ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, जिनको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है, जिनको लैब में बनाया जाता है। अब अगर मैं बात करूँ न्यूट्रल पीएच मैंने अभी आपको क्या बताया था, जिसका पीएच कितना हो, 7 हो। यानी कि जो सब्सटेंस ना एसिडिक हो, ना आपका बेसिक हो। तो इसमें इसका कलर जो है ये सेम रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एसिडिक पीएच यानी कि पीएच अगर 7 से कम होता है, तो ये आपका रेड ऑरेंज कलर में आपका बन जाता है, कुछ रेडिश से कलर में। इसके अलावा अगर पीएच जो हो वो आपका 7 से ज़्यादा हो, तो आपका मिथाइल ऑरेंज जो है वो सेम रहता है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको ये जो आपका एसिड बेस इंडिकेटर का टॉपिक है, इसमें सारे इंडिकेटर के बारे में पता हो ज़रूरी नहीं है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं आपके मैच द फॉलोइंग आते हैं। अगर आपको सारे इंडिकेटर के बारे में पता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बट अगर आपके पास कम टाइम है, तो जो इंडिकेटर आपके इम्पोर्टेंट है, आप वो तो करके जाइए। अब देखिए अगर मैं टर्मरिक की बात करूँ, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि टर्मरिक है क्या। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। अब देखिए सबसे पहले न्यूट्रल सब्सटेंस में, अब देखिए टर्मरिक का कलर सबको पता है कि कुछ येलोइश होता है। तो न्यूट्रल सब्सटेंस में तो इसका पीएच का कलर क्या होगा, येलो ही रहेगा। और एसिडिक सब्सटेंस में क्या होगा, जैसे कि एसिडिक मतलब टर्मरिक और जैसे कि आपने नींबू मिला दिया, तो वो आपका येलो आपका कलर रहता है। तो देखिए यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बेस मिलाते हैं, तो इसका कलर कुछ आपका रेडिश आपका कलर में आ जाएगा। रेडिश थोड़ा डार्क चेरिश कलर होता है, चेरी जैसा कलर। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अगला आपका जो टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है, वो रूट सिस्टम पे पूछा जा रहा है। आप देखिए रूट 3 तरीके के होते हैं, एक टैप रूट, एक फाइब्रस रूट और एक एडवांटेजियस रूट। अब देखिए टैप रूट क्या है, जिसमें एक मेन रूट होती है और जिससे आपके सब रूट्स निकली होती हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है कि ऐसे आपके रूट जो हैं ये टैप रूट कहलाते हैं। और इसके एग्जांपल में कैरेट, रेडिश ये आ जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि ग्रास, घास जो होती है, इसमें कोई मेन रूट नहीं होती और इसमें सारी ही आपके रूट जो हैं होती हैं वो रेसे की फॉर्म में होती है। इस तरीके से ये आपकी फाइबरस रूट कहलाती हैं और ऑलमोस्ट इनका लेंथ जो है सबका सेम होता है, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा।
और ये किस में होती है, ग्रास में होती है। आपके पेपर में मैच द फॉलोइंग पूछा जा रहा है। इसके अलावा एडवांटेजियस रूट, अब देखिए इनमें क्या होता है कि इनमें रूट को छोड़ के कोई जैसे कि स्टेम या फिर नोड का पार्ट, आपका कोई अलग ऑर्गन जो है वो आपका रूट की फॉर्म में निकल जाती हैं। तो देखिए इनको हम एडवांटेजियस रूट के नाम से जानते हैं। और जो आपके पेपर में पूछा जा रहा है वो टैप रूट और फाइब्रस रूट में आपको पहचानना है कि कौन से टैप रूट है, कौन से फाइब्रस रूट है। तो देखिए ज़्यादातर जो घास हो गई, व्हीट ग्रेन हो गए, ये आपके फाइब्रस रूट होते हैं, जबकि जो आपके कैरेट, रेडिश, ये सब चीज़ें हो गई, ये आपकी टैप रूट होती हैं। तो ये आपको मेन पता होना चाहिए। इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपका फिजिकल और केमिकल चेंज से पूछा जा रहा है। तो देखिए फिजिकल चेंज कौन से होते हैं, ऐसे चेंज जिनमें आपका क्या हो, वो फिजिकली आपका चेंज हो बट केमिकली उनमें कोई भी नया चेंज देखने को ना मिले। मतलब फिजिकली वो चेंज हो जाएं बट उनका नेचर सेम रहे। अगर मैं पेपर को फाड़ दूं तो पेपर ही रहेगा ना, फटे हुए पेपर बन जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। अगर मैं एक लकड़ी को एक हथौड़े से चॉप कर दूं तो लकड़ी रहेगी। तो और चीज़ों को अगर मैं बॉईल कर दूं तो इनका स्टेट बदल जाएगा पर पानी का ही तो फॉर्म रहेगा। इसके अलावा मेल्ट कर दूं और फिजिकल चेंज जो होते हैं वो आपका कुछ चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। इसके अलावा केमिकल चेंज क्या होते हैं, ऐसे चेंज जिसमें बिल्कुल नई चीज़ आपका बन जाती है। जैसे अगर आप किसी चीज़ को जला दो, किसी चीज़ में जंग लग जाए, कोई चीज़ खराब हो जाए, कोई आप खाना वाना खा लो, तो ये आपका क्या है, ये आपका केमिकल चेंज है। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि डिस्टिल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। तो देखिए डिस्टिल वाटर जो होता है इसमें फ्री आयंस जो होते हैं वो नहीं होते, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। जबकि जो रेन वाटर होता है इसमें आपके फ्री आयंस होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और अगर डिस्टिल वाटर में जैसे कि आप सॉल्ट ऐड कर दो या आप थोड़ा सा लेमन ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएंगे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब चलिए कुछ और टॉपिक रह गए, उनको भी जरा हम कवर करते हैं। एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आपका पूछा जा रहा है वो भी हर सेट में, वो आपका विटामिन्स और उनकी डेफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये जो टेबल है ये आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट लगा दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि विटामिन ए जो है इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमारी जो विजन होती है वो लॉस हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, हमें साफ दिखाई नहीं पड़ता, डार्कनेस में हमें कम दिखता है, डिम दिखता है। और अगर यहाँ पे विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो यहाँ पे कंप्लीट लॉस भी हो सकता है विजन में। इसके अलावा विटामिन बी 1 जो है इसके डेफिशिएंसी से हो जाता है आपका बेरी बेरी, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और हम काम में ज़्यादा एनर्जी हम दे नहीं पाते। इसके अलावा विटामिन सी जो होता है इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है, जिससे हमारे गम्स में से, मसूड़ों में से ब्लीडिंग होने लग जाती है और कई बार जब चोट वगैरह लगती है वो जल्दी हील भी नहीं होता। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। और रिकेट्स में भी क्या है कि बोन्स जो होती है इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि वो बेंट होने लग जाती हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखिए कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बोन्स और टूथ डिके होने लग जाता है। और इसमें क्या है, हमारे बोन्स वीक हो जाएंगे और दांत भी टूटने लग जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आयोडीन की अगर हम बात करें तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर होता है, जिससे हमारे नेक जो है वो स्वेल दिखने लगता है। और एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया किसकी वजह से होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से, जिसकी वजह से वीकनेस होता है। ये हमारी ईवीएस में भी बता रखा है कि स्कूल के बच्चों में यहाँ पे एनीमिया देखने को मिला। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उनके शरीर में यहाँ पे हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिसकी वजह से गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जी जो है वो रेकमेंड की जाती है। साथ ही साथ और भी कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए, जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल में कर रखा है, ये टॉपिक आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट जो मिल रही है उनको फॉलो कीजिए, उनमें साइंस का बहुत सारा कंटेंट। साथ ही साथ मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, स्पेशल वीडियो जो कि न्यूमेरिकल एरिया को कवर करती है। तो वो वीडियो भी मत देखिएगा बोलने वाली थी,
वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा सो दैट आपको यहाँ पे मदद मिले। इसके अलावा अगर आप सीटेट परीक्षा के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं जो कि आपके पेड फॉर्म में अवेलेबल हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।